Hello Hello everyone. everyone. Is my Is voice my and voice video and audible to video audible to everyone? everyone? Okay, hi. Okay, hi. Good evening Good everyone. evening everyone. Okay. So guys, हमने So guys, लास्ट हमने क्लास लास्ट में क्लास में एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस अकाउंट्स ऑफ तक पढ़ा अकाउंट्स था। तक पढ़ा था। वहां तक वहां सबको तक क्लियर है सबको या क्लियर है किसी को या डाउट किसी भी को है वहां डाउट पे? भी है वहां पे? हाँ, वो अभी हाँ, वो अभी फाइनेंशियल कॉस्ट पे फाइनेंशियल आएंगे, उस कॉस्ट पे टॉपिक पे आएंगे, उस आएंगे, टॉपिक तो पे मैं वहां आएंगे पे तो बता मैं दूंगा। वहां पे बता दूंगा। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है। तो आज तो हम आज आगे हम से आगे अपना से पढ़ना अपना स्टार्ट पढ़ना करते हैं स्टार्ट गाइस। करते हैं गाइस। कल तक हमने कल पढ़ा तक था, हमने पढ़ा लास्ट था, क्लास तक लास्ट हमने क्लास पढ़ा तक था हमने पढ़ा था निताक्षी के अलावा मिताक्षी किसी के अलावा और को किसी वॉइस और में को इशू आ वॉइस रहा में है? इशू आ रहा है? ओके, अब ठीक है। नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके, फाइन। सो हमने लास्ट क्लास में जो है वो एडवांटेजेस तक पढ़ा था। आज जो हम हैं उसको एडवांटेजेस के आगे स्टार्ट करते हैं आपका लिमिटेशन से। ठीक है। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग? लिमिटेशंस का मतलब होता है व्हाट अबाउट द टेस्ट? टेस्ट इज चैप्टर नंबर 1। संडे को टेस्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 1 का होगा। अच्छा, ओल्ड टेस्ट गाइस, वो थोड़ा ना डिजिटल फॉर्मेट में उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है चेक करने में, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली कल तक मिल जाएंगे सारे टेस्ट। बुक इज नॉट क्लियर, 2 मिनट्स में क्लियर हो जाएगी नोरा। हर्ष, अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो इसलिए मैच हो जाएगी बिकॉज प्रॉफिट जो होता है वो इनकम होती है और इनकम कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो जो इनकम्स है प्रॉफिट्स होते हैं वो दोनों के दोनों आपके कैपिटल में प्लस हो जाते हैं। अनिताक्षी, बुक 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। वो ऑटो फोकस लेता है, तो 2 मिनट्स में ऑटो फोकस लेगा तो बुक क्लियर हो जाएगी। उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ही बुक क्लियर करेगा। ओके, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स कर लिया था, फंक्शंस ऑफ अकाउंट कर लिया था, एडवांटेजेस कर लिए थे। हम लिमिटेशंस पे थे। डीके गोयल पे अगर मैं देखता हूँ तो डीके गोयल में ये दिया नहीं हुआ। हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग या लिमिटेशंस। ओके, तो गाइस जब तक हमारी बुक थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही है, यू कैन कम फॉर द डीके गोयल। हम डीके गोयल में से पढ़ लेंगे। देख रही है आपको डीके गोयल पीडीएफ वाले फॉर्मेट में? आपको डीके गोयल की बुकलेट दिख रही है पीडीएफ फॉर्मेट में जो हमारा पेज ओपन है? ओके, तो वहां से पढ़ लेते हैं। ओके, सेम ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं। मैं आपको उसके भी पॉइंट्स एक बार पढ़ के बता दूंगा, पहले इससे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, इसका मतलब ये है ऐसे काम जो अकाउंट्स नहीं कर सकता। लिमिटेशन का मतलब कमी नहीं होती। लिमिटेशन का मतलब होता है कि ये एक लिमिट तक ही काम कर सकता है, इस लिमिट के बाहर ये काम नहीं कर सकता। सो देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज नॉट अ सुपरमैन, तो वो आपका एक लिमिट तक ही काम कर पाएगा, आपको एक एडवांटेजेस एक लिमिट तक ही दे पाएगा। जैसे हमारा फोन होता है, हमें फोन से कॉल कर सकते हैं, उन्होंने कहा यस। मैसेज कर सकते हैं, यस। एसएमएस भेज सकते हैं, यस। व्हाट्सएप कर सकते हैं, यस। इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, यस। फोटो खींच सकते हैं, यस। एडिटिंग कर सकते हैं, यस। खाना खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बट सर फोन में खाना तो आपको नहीं खिलाएगा, पेट भर सकता है? नो। ठीक है। फोन जो है प्यार कर सकता है? नो। तो दैट केस एक लिमिट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोन के डिसएडवांटेजेस हो।
तो उसी तरीके से अकाउंट जो होता है उसके आपके डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं होते हैं, हाँ लिमिटेशंस होती हैं आपके पास। तो डीके गोल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट हमारी डिसएडवांटेजेस हैं दैट इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट, कि आपका जो अकाउंट्स होता है वो इंडिविजुअल पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अभी तो हमने पढ़ा था कि भाई सारी चीज अकाउंट जो होता है उसको मैनिपुलेट, जो उसको उसमें गलत आइटम्स नहीं कर सकते। बट जो अकाउंट्स होता है उसको हम पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे ना वैल्यूज को थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमने अगर सेकंड पॉइंट पढ़ा था जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कोई बात नहीं, पहले इसमें से पढ़ लेते हैं फिर उसमें से कर लेंगे। सो हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था उस सेकंड पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स में जो अगर नॉन मॉनेटरी वैल्यूज हैं तो उनको हमको मॉनेटरी वे में चेंज करना पड़ता है। जब नॉन मॉनेटरी को मॉनेटरी वे में चेंज करना पड़ेगा तो लोग अपने हिसाब से थोड़ी बहुत वैल्यूज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में हमको उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताता है। उसमें एक्चुअली एजम्पशन वैल्यूज कितनी लेनी है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, कि अगर मुझे डेप्रिसिएशन लेना है, डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था एसेट्स की वैल्यू को जब रिड्यूस करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो क्वालिटेटिव चीज है, जो को नंबर्स में नहीं दिया होता, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द नंबर्स कि हमारे एसेट की वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई। सो जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है हमारी, वो वाली हमारी डेप्रिसिएशन की वजह से रिड्यूस हो रही है। नाउ अगर तो जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आपका डेप्रिसिएशन आप उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई एग्जैक्ट कॉस्ट तो है नहीं कि हमने चीज को यूज कितना करा। तो अगर 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, ज्यादा यूज कर लिया हुआ दिखाया तो उसके ऊपर आप 2 लाख का डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो। कम यूज करा हुआ दिखाया तो उसके ऊपर आप 1 लाख का डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है, आप उस गाइडलाइंस के बीच में आप उसको प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हो। तो उस तरीके से गाइस, जो हमारा अगर प्रॉफिट किसी साल में हमको कम दिखाना है तो हम डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा देंगे, प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा दिखाना है तो डेप्रिसिएशन कम दिखा देंगे। इस तरीके से हम जो है अपना पर्सनल जो जजमेंट है उसके बेसिस पे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि अकाउंट जो है उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा पर्सनल जजमेंट बिल्कुल भी नहीं चल सकता, थोड़े बहुत लेवल का पर्सनल जजमेंट उसमें चल सकता है। ठीक है, जो चीजें क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव, जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वांटिटेटिव दी हुई है वहां पे पर्सनल जजमेंट नहीं चल पाएगा। बट जहां पे आपका क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव शिफ्ट करना है वहां पे आपका पर्सनल जजमेंट चल सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज योर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो अकाउंट्स आपका कुछ कंसेप्ट्स पे बेस्ड होता है। वो कंसेप्ट्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर जगह के लिए राइट हो। तो जो कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस होती हैं वो आपके आपके एक वैल्यू के लिए, एक इकोनॉमी के लिए ठीक है, दूसरी इकोनॉमी के लिए उतना बेटर नहीं हो सकती। अगर हम किसी चीज की, जैसे हमने एक चीज पढ़ा, हमने एक गाड़ी खरीदी, हमने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की। अब अकाउंट्स में मैं कितने की दिखाऊंगा? 5 लाख की दिखाऊंगा या ज्यादा कम की दिखाऊंगा? गाइस प्लीज कमेंट कि अगर हमने गाड़ी 5 लाख की खरीदी तो हम बुक्स में उसको 5 लाख की दिखाएंगे या ज्यादा कम की दिखाएंगे? अगले ही दिन उस गाड़ी की वैल्यू 6 लाख रुपए हो गई मार्केट में, तो हम बुक्स में उसको 5 लाख दिखाएंगे या आप 6 लाख दिखाएंगे? अगले दिन ही उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई मार्केट में, सेलिंग वैल्यू, अब 5 लाख दिखाएंगे 4 लाख दिखाएंगे? ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर है कि हम बुक्स में हमेशा जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हिस्टोरिकल वैल्यू के बेसिस पे लेते हैं, हम उनको डेली बेसिस पे चेंज नहीं करते हैं। तो ये भी एक कमी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि अकाउंट जो है वो हमको एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहा। अकाउंट जो है हमको सिर्फ और सिर्फ जो है एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चल रहा है, और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर वो कहता है कि मैं आपको जिस टाइम पे आपने गुड्स खरीदे उस टाइम की वैल्यू दिखाऊंगा, तो वो उसी टाइम की वैल्यू दिखाता है, वो आज की वैल्यू नहीं दिखाता। प्रॉब्लम?
ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो आपके जो अकाउंट्स है उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। रीजन बीइंग कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देता है सारी की सारी, वो क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन होता है, या लॉयल्टी कांट बी कैलकुलेटेड, स्मार्टनेस कांट बी कैलकुलेटेड, योर हार्ड वर्क कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो इस चीज की वजह से आपको जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको लिमिट में ही मिलती है। ठीक है, जो आपको इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव फॉर्म में होगी वो आप उसको नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज देयर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम, योर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम यूज नहीं कर पाते, तो वो इसी पॉइंट का एक्सटेंशन होगा। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, वो हमारा जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसका एक्सटेंशन हो गया। उसमें एक सिंपल, ऊपर वाले में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, यहाँ पे ऐसा सिंगल पॉइंट है। एंड लास्ट इज इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, कि आपका विंडो ड्रेसिंग ये कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कोई बताएगा मेरे को क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? ना, मानी इट्स नॉट मैनिपुलेटिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज को बड़ा दिखाएं, हम उस चीज को जो एक्चुअल है उससे बेटर दिखाएं। विंडो ड्रेसिंग मीन्स वी हैव टू इम्प्रूव आवर अपीयरेंस। ठीक है, ये बाकी उनकी ठीक है, अट्रैक्टिव डिस्प्ले एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हमको विंडो ड्रेसिंग जो अकाउंट्स करने में हेल्प करता है। रीजन, क्योंकि अकाउंट्स में जो उसको जानता है, जो उसको समझता है, वो जो चीजें अच्छी हैं उनको आगे दिखा देगा और जो चीजें अच्छी नहीं है उनको बैकग्राउंड में दिखा देगा। तो इसकी वजह से आपका विंडो ड्रेसिंग जो होती है वो पॉसिबल हो पाती है। सो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका कुछ लिमिटेशंस होती हैं अकाउंट्स। अब मैं एक बार आपको टीएस ग्रेवाल से भी पढ़ के बता रहा हूँ। फर्स्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये हमने पढ़ लिया। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी ट्रू नहीं होती, जो कि आपकी कई बार गलत भी हो सकती है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, वही पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एग्रीमेंट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। मार्केट में अगर कोई प्राइस लेवल, जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा था, अगर प्राइस लेवल चेंज होता है तो उसका इफेक्ट जो होता है आपका अकाउंट जो होता है वो नहीं दिखाता, एंड मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम वही पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स हमने अभी के लिए इसमें पढ़े। ठीक है, कोई भी आपका इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग सेम चीज है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तीन ब्रांचेस अकाउंट्स की होती हैं। फर्स्ट ब्रांच हमारा होता है अकाउंट्स का, ओके। निताक्षी, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि टू शो अस बिग। ठीक है, जितने हम नहीं है उतने बिग दिखाना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। सेम इज विंडो ड्रेसिंग, कि हमने अपने आप को दिखाया बहुत बड़ा है, बट एक्चुअली में हमारे पास जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। इसको हम विंडो ड्रेसिंग के हिसाब से बोल सकते हैं कि हमने जो फ्रंट फ्रंट में अकाउंट्स में चीजें दिखाई हैं वो सारी वो वाली दिखा दी जिसमें हम थोड़े से स्ट्रांग हैं, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हम इतने स्ट्रांग नहीं है। दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। संज्ञा, हमको हेडिंग एग्जैक्टली पूरा का पूरा लर्न करना है, एंड अंदर जो है हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, बट हेडिंग शुड बी परफेक्ट एज पर द बुक। उसमें अगर चेंजेस करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग ब्रांचेस। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तीन तरीके की हमारी अकाउंट्स की ब्रांचेस होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम ये टॉपिक पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं ब्रीफ में आपको फिर से करा रहा हूँ। आपका देखो, जो हमारे अभी कोर्स में है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई बता सकता है मतलब क्या होता है, क्या करते हैं? जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं? जो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इसमें हमारा मेन काम क्या होता है? रिकॉर्डिंग।
only and only recording. Financial accounting is related with recording the financial transactions. ठीक है, तो हमने जो अभी पढ़ा, जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक जो ब्रांच है उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट डील्स विद कि चीजों को रिकॉर्ड करो सबसे बेस्ट ढंग से, जितना ज्यादा बेस्ट ढंग से वो रिकॉर्ड हो सकती हैं उनको रिकॉर्ड करो। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब होता है कि टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब जो ये है आपका, ये आपका न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है और ये आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है। So recording cost, individual cost, evaluating the price, recording of cash flow। नो सिद्धार्थ ये गलत है आपका, रिकॉर्डिंग और कैश फ्लो नहीं। रिकॉर्डिंग और कैश फ्लो रिकॉर्डिंग का काम है, वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है वो आपका। इवैल्यूएटिंग द प्राइस, यस, इंडिविजुअल कॉस्ट, रिकॉर्डिंग द कॉस्ट, फाइन। एग्जाम्पल, आज की डेट में मुझे एक गाड़ी बनानी, तो मैं गाड़ी बनाने के बाद थोड़ी सोचूंगा कि आज कितने की बिकेगी, कितना प्रॉफिट होगा। हम गाड़ी बनाने से पहले ही उसकी एक इवैल्यूएटेड कॉस्ट एनालिसिस करेंगे कि कितने की गाड़ी बन सकती है, कितने की बिक सकती है, प्रॉफिट है या नहीं। दिस इज नोन एज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपको विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंडिविजुअल में अपना यूजलेस है, इंडिविजुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई काम नहीं है, but management accounting uses the data of financial accounting and the formulas over here gives us the result which helps in decision making। इस टाइप के इसमें फॉर्मूलाज हैं कि आप इसके फॉर्मूलाज को यूज करके कुछ एक रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा है उसको कैसे एनालाइज किया जाए, उसको कैसे बेटर तरीके से यूज किया जाए। तो जो सीनियर अकाउंटेंट होता है, आप बोल सकते हो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करता है, जो जूनियर अकाउंटेंट होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करता है, मैनेजर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। एंड जो आपका इंडिविजुअल एक अगर कोई ब्रांच सेटअप करना है तो वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का काम है। तो ये 3 अकाउंट्स की ब्रांचेस होती हैं। वैसे तो बहुत सारी न्यू ब्रांचेस और ओपन हो गई हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, पोर्टफोलियो अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपका बहुत सारे तरीके की अब धीरे धीरे ब्रांचेस हो गई हैं, बट वो सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो इन्हीं 3 ब्रांचेस में से ही निकली हैं। दीज 3 आर द मेन ब्रांचेस, बाकी ब्रांचेस इसी का ही सब पार्ट है सबका। 3 ब्रांचेस क्लियर हुई सबको, व्हाट आर द 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स। आपका 1 मार्क 2 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा बड़ा इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। हमारा नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, सो हमने बोला था, हमने जब अभी कल लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने बोला था कि आपका एक होता है इनिशियल काम, जो बहुत इजी होता है, रूटीन नेचर का होता है, जिसमें टेक्निकल बहुत ज़्यादा इंटरनल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि डेली बेसिस पे जो एंट्रीज हो रही हैं वो रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद में उनका जो डिवीजन होना है, क्लासिफिकेशन होना है वो हो जाए, एंड उसके बाद में आपका ट्रायल बैलेंस बनने तक का काम, जो कि डे टू डे का काम है, दिन में 4 घंटे 8 घंटे बैठ के अकाउंटेंट यही करता रहता है, ये काम जो हो गया ये बुक कीपिंग का हो गया।
ट्रायल बैलेंस ऑनवर्ड स्किल्स की जरूरत होती है कि किस चीज को कहाँ पे डाला जाए, किसको दिखाया जाए, किसको ना दिखाया जाए। तो ट्रायल बैलेंस को लास्ट के स्टेप्स, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन हमारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हम बोलते हैं कि ये आपकी अकाउंटेंट का काम होता है, ये आपकी अकाउंटिंग का पार्ट है जिसमें आपको सीनियर लेवल की स्किल्स की जरूरत होती है। तो हम इसके डिफरेंस में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ द आइटम्स। तो हमने जर्नल और लेजर पढ़ा कि आइडेंटिफाई जो स्टार्टिंग स्टेप्स थे, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड सम सॉर्ट ऑफ समराइज करना, यहां तक का काम आपका बुक कीपिंग का होता है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग, ये जहां पे वो खत्म हुआ समराइजिंग वहां से चालू हुआ, एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, तो आपका समराइज करके लास्ट में बताना, लोगों को एनालाइज करना, ये काम जो होता है ये एक, हाँ बेसिस लिखना आपके स्कूल में बोला है संगनी तो जरूरी है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। ठीक है, स्कूल में के 11th में स्कूल के बेसिस पे नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो आपके स्कूल के बेसिस पे थोड़ा सा उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो इंटरप्रेट करना जो है वो आपका सीनियर लेवल अकाउंटेंट का काम है, जिसको हम अकाउंटिंग बोल सकते हैं। इट इज अ प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। ट्रायल बैलेंस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आती है ना, हाँ आप बोल सकते हो ट्रायल ट्रायल बैलेंस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक्चुअली ना क्या है कि वो आपका इनिशियल बुक कीपिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दोनों का ना मिक्सअप वाला पार्ट होता है। तो वो आपका इंडिविजुअल बुक कीपिंग का एंड पार्ट बोल सकते हो या आपका उसका स्टार्टिंग पार्ट बोल सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दोनों चीजें। ओके, तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, वो इनिशियल स्टेज होता है, एंड अकाउंटिंग जो होता है वो सेकेंडरी स्टेज होता है, वो बाद में चालू होता है। बुक कीपिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का काम होता है कि सिस्टम से डे टू डे बेसिस पे हमारे पास सारे डेटा का ट्रैक बनता जाए, कोई भी चीज बीच में मिस ना हो। तो दिन में 8 घंटे 10 घंटे बैठ के अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग ही करता रहता है। अकाउंटिंग का जो काम होता है, ये अकाउंटिंग का काम होता है कि आपका ऑपरेशंस और जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं वो सारी की सारी चीजें इंटरेस्टेड पार्टीज को प्रॉपर ढंग से कम्युनिकेट होती है। वो कहते हैं छोटा मोटा काम तो ये करता रहेगा, जो मेन कम्युनिकेशन का काम है वो मैं कर रही हूँ। जो बुक कीपिंग है रूटीन नेचर का काम है, डेली सुबह आए शाम तक बैठ के एक ही काम करते रहे। जो आपका अकाउंटिंग काम है ये थोड़ा टेक्निकल, एनालिटिकल, डायनेमिक काम है, डेली बेसिस पे चेंज होता है। बुक कीपिंग जो है ये जूनियर अकाउंटेंट करता है, एंड अकाउंटिंग जो है ये सीनियर अकाउंटेंट करता है। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, आप 12th पास करोगे तो आप बुक कीपिंग के लिए कैपेबल हो। बट अकाउंटिंग के लिए जो है वो स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेट करने के लिए इसमें आपको स्किल्स ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी सा है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में कुछ है नहीं। डिफरेंस 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 to 6 पॉइंट्स इसमें लिखने। क्लियर गाइस? बाकी बच्चे, we have 15 students in the class। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हम इसमें टॉपिक करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको कौन कौन यूज करता है, ये भी हम पहले एक बार कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा ये आपको भी कंप्लीट करा रहा हूँ कि हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर होता है जो हमारी कंपनी के अंदर के लोग हैं, एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो हमारी कंपनी के बाहर के लोग हैं। ठीक है, तो कुछ अंदर के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बाहर के लोगों के बारे में, कौन कौन इंटरेस्टेड होता है। पहला, ओनर। ओनर इज इंटरेस्टेड, व्हाई? ओनर क्यों इंटरेस्टेड होता है गाइस? व्हाई ओनर इज इंटरेस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस? नहीं कुरान गलत है, नहीं।
Why owner is interested in the books of accounts? Yes, Siddharth, take profit. Profit earned by him. ठीक, to check the position of the business भी it's okay, but he is mainly interested in the profit. कि इस महीने में भाई कितना profit कमाया बताओ. So he to know the profit of the business, he is interested in the accounts of the business. Second, मैनेजमेंट मतलब होता है मैनेजर्स वगैरह क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? मैनेजर्स वगैरह क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर पॉलिसीज बनानी होती हैं, उनको ये देखना होता है कि जो पास्ट पॉलिसीज बनी है वो ठीक बनी है या उनमें कोई कमी आ रही है. तो इस वजह से जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजर्स आपके इंटरेस्टेड होते हैं और पॉलिसीज सही बन रही हैं नहीं बन रही, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इसको चेक करना भी मैनेजर्स का काम होता है. तो इस वजह से मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. थर्ड, एम्प्लॉइज. सॉरी, तो बोनस, अर्चित बोनस के लिए एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होता है. गाइज अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉय की सैलरी भी वो ज्यादा ले सकता है ना. अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वो सैलरी भी ज्यादा मांग सकता है ना. अर्चित, संज्ञा, बोनस इन जॉब सिक्योरिटी. ठीक है सिद्धार्थ, सैलरी इंक्रीमेंट भी मांग सकता है, बोनस भी मांग सकता है, जॉब सिक्योरिटी भी मांग सकता है. और ये नो वाले बच्चे बेवकूफ हैं, इनकी बात मत सुनना, ठीक है. तो इन बच्चों पे ध्यान मत देना, अपने आंसर्स खुद देना. इन केस एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी उसकी सैलरी मांग सकता है ज्यादा. यस और नो गाइस, जिसने आंसर नहीं दिया. यस, ओके. तो सिद्धार्थ एक क्वेश्चन चलो आपसे पूछता हूँ. एक चीज बताओ कि पापा की सैलरी मिलती है 10,000. ठीक है, सिद्धार्थ आंसर देगा खाली. पापा की सैलरी मिलती है सिद्धार्थ 10,000, उसमें से आप मेड को दे देते हो 1,000. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सिद्धार्थ? पापा को सैलरी मिलती है 10,000, उसमें से आप मेड को दे देते हो 1,000. क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? अभी जहां तक मैंने बोला है इक्वेशन. पापा को इंक्रीमेंट मिला और पापा की अब जो है सैलरी हो गई 15,000, तो आप मेड को 1,500 रुपए देने लगोगे, 1,000 ही दोगे? 1,000 क्यों? उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा भाई. पापा की सैलरी हुई है, वो घर पे काम करती है, तो सैलरी उसकी नहीं बढ़ेगी पापा की सैलरी की वजह से. उसका इंक्रीमेंट क्यों नहीं होगा? 1,200 कर दोगे आप उसका, क्यों 1,500 नहीं कर रहे हैं? अच्छा, फिर पापा की इनकम मान लो हो गई 1,00,000, तो उसको 10,000 कर दोगे फिर आप. 10,000 पे जब वो 1,000 थी तो 300 की पार्टी. ठीक है, तो अब 1,00,000 हो गई पापा की इनकम, अब उसकी सैलरी कितनी कर दोगे? बताओ. 1,00,000 पापा की इनकम है तो उसकी सैलरी कितनी कर दोगे? क्यों नहीं बढ़ेगी? आप तो सैलरी के साथ साथ, आप तो इनकम के साथ साथ सैलरी बढ़ा रहे हो ना. इनकम के साथ साथ सैलरी आप बढ़ा रहे हो, तो उसकी सैलरी जो है उसकी सैलरी तो आप और बढ़ा दोगे. तो गाइस, मेनली थिंग इज कि एम्प्लॉय तो अपना काम उतना ही कर रहा है ना. उस इनकम को बढ़ाने के लिए रिस्क ओनर ने लिया, एम्प्लॉय ने थोड़ी रिस्क लिया. तो दैट्स व्हाई एम्प्लॉय की सैलरी कभी भी नहीं बढ़ती है. बस उनको जॉब सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इफ द कंपनी इज डूइंग गुड, इफ द कंपनी इज मेकिंग गुड प्रॉफिट, तो उनका जो फ्यूचर है, उनके फ्यूचर में उनकी जो जो सैलरी, जो जॉब सिक्योरिटी होगी वो बेटर हो जाएगी. उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएंगे, वो फ्यूचर में अच्छा प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकते हैं. सिर्फ इसलिए सैलरी और बोनस नहीं बढ़ेगी. वो सैलरी और बोनस ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने बहुत अच्छा काम करा चलो मैं तो सैलरी बढ़ा दूं. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सैलरी ज़्यादा मांगे. तो इंटरनल यूजर्स आर 3 इंटरनल यूजर्स जो हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स में इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है, ये हमको बस ये देखने के लिए कि भाई हमारी कंपनी को एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और ये कंपनी जो है आगे फ्यूचर में कितना अच्छा ग्रोथ कर सकती है. क्लियर है? नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स में पहले हैं आपके बैंक्स. बैंक्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? बैंक्स को क्या चाहिए होता है?
पर्सन जिसको मैं लोन दूंगा वो बंदा रिटर्न कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इन केस अगर वो बंदा नहीं कर पाएगा तो देर इज नो लॉजिक ना कि मैं उसको जो है आपका वापस दूं। टू सी द कि सॉलिडिटी उस बंदे में कितनी है, कितना अच्छा वो बंदा जो है काम कर सकता है, कितने अगर उसको कल को पैसे चुकाने पड़े तो कितना ज़्यादा पैसे चुका सकता है। तो एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं। उसमें बैंक में एक होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कि उसका पैसा सेफ है। सेकंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे, इन्वेस्टर क्या देखते हैं, इन्वेस्टर क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो इन्वेस्टर का काम होता है कि मुझे एक अच्छा सा बिजनेस ढूंढना है और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो एक अच्छा सा बिजनेस ढूंढना है और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, जो काम है वो आपका इन्वेस्टर का काम है। तो इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर बेसिकली ये देखता है कि इस कंपनी जो है, इस कंपनी के अंदर बेटर से बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है। वो कहाँ से देखेगा, वो जब हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे तब उससे देखेगा कि भाई इस कंपनी के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। तो इस वजह से इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर आपका इसलिए काम करता है, ठीक है, इसलिए देखता है कि उसको 50 कंपनियां देखनी होती हैं जिसमें से वो 5 में पैसा लगाए। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर क्यों इंटरेस्टेड होता है, क्रेडिटर वांट टू नो कि उसका जो पैसा उसने इन्वेस्ट करा वो तो सेफ है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये कंपनी डूब जाएगी, मैंने उसको 2 करोड़ का लोन दे दिया और पता चला कंपनी भाग गई। तो दैट्स व्हाई क्रेडिटर्स आर सेफ बिकॉज दे वांट टू नो द क्या कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, की कंपनी की कितनी कैपेसिटी है, कंपनी कितनी स्टैंड विद दैट कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। व्हाई गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज आर इंटरेस्टेड, टू नो कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है जिसके बेसिस पे वो टैक्स ले सके। तो गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड है बिकॉज उसके अंदर वो टैक्स ले पाती है और टैक्स टैक्स जो होता है वो प्रॉपरली अकाउंट्स के थ्रू ही पता चल पाता है। नेक्स्ट, रिसर्चर्स, रिसर्चर्स क्यों इंटरेस्टेड है, गाइस रिसर्चर्स कौन होते हैं, टू इंक्रीज द प्रॉफिट नोवेशन, नो 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 नो, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए रिसर्चर्स नहीं होते। Idea and money research involve research work, new ideas. Okay, fine. So researchers are interested because researchers जो होते हैं ना वो researchers होते हैं जो न्यू आइडियाज के बारे में सोचते रहते हैं। अब उनको पुरानी कंपनीज की बैलेंस शीट्स देख के, उनको पुरानी कंपनीज के अकाउंट्स देख के पता चलता है कि इस कंपनी ने इस सिचुएशन में इस तरीके से हैंडल करा। तो अगर एक कंपनी उसको अच्छी ढंग से हैंडल करती है तो उसका बेटर रिजल्ट आता है। अगर एक कंपनी अच्छे ढंग से हैंडल नहीं कर पाती है तो उसका अच्छा इतना रिजल्ट नहीं आएगा। तो इन दैट केस रिसर्चर्स जो होते हैं, रिसर्चर्स अपने आइडियाज लेते हैं, या तो उन आइडियाज को डायरेक्टली बेच देते हैं या उसमें बुक में उसको छपवा देते हैं या एक कंपनी को बेनिफिट करने के लिए उसको काम बता देते हैं। तो रिसर्च जो होती है, रिसर्चर्स भी एक्सटर्नल यूजर्स की तरह अगर किसी कंपनी का पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट है तो इंटरनल यूजर्स हो गए, अगर किसी का रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है और बाहर से उसने हायर करा है तो वो एक्सटर्नल यूजर्स। लेकिन नेक्स्ट इज कंज्यूमर एंड पब्लिक, कंज्यूमर एंड पब्लिक। कंज्यूमर एंड पब्लिक का मतलब हुआ कि आपका जो रिसर्च है वो रिसर्च आपकी कंज्यूमर और जो पब्लिक है वो ये देखती है कि जो आइटम है वो आइटम कितना प्रॉफिटेबल है। कल कोई कंपनी का मैंने सामान लिया तो ऐसा तो नहीं है भाग जाएगी। वो मैंने एक गाड़ी ली, अब गाड़ी अगर कंपनी में को आइडिया हो 2-3 साल में बंद होने वाली है तो मैं उसकी कभी गाड़ी लूंगा ही नहीं। ठीक है। अगर मेरे को पता है कि कंपनी जो है इसकी पुरानी गुडविल बहुत अच्छी है, कैसे पता चलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी, सामान कितना बिक रहा है। आज के डेट में एप्पल का सामान बहुत ज्यादा बिक रहा है, मतलब लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अच्छी चीज होगी इसलिए पसंद कर रहे हैं। तो वो डायरेक्टली अकाउंट में इंटरेस्टेड नहीं होती, बट उसको मेजरली बस ये देखना होता है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी है और कंपनी किस हिसाब से काम कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंट्स आर्ट्स और साइंस। इज अकाउंट्स आर्ट्स और साइंस।
क्या अकाउंट्स आर्ट है या साइंस है? तो पहले तो बताओ व्हाट इज आर्ट्स। आर्ट्स क्या चीज होता है? व्हाट कैन बी कॉल एज आर्ट? ऑब्जेक्टिव्स नहीं, कुछ और आर्ट, टेक्निक एंड इनोवेटिव आइडियाज। You can say so. Fine. Some skills. Okay. Okay. Art is anything जहाँ पे आप अपना पर्सनल टच दे सकते हो। कोई भी चीज जहाँ पे आप पर्सनल बेसिस पे आप अपना पर्सनल लेवल पे एक डिसीजंस ले सकते हो, पर्सनल लेवल पे उसको काम को कर सकते हो, दैट इज नोन एज आर्ट। ठीक है। जैसे चेस होती है, अब चेस के अंदर लिमिटेड वही मूव्स होते हैं, बट उन मूव्स को आप कितनी अच्छी ढंग से खेल पाते हो, दैट इज नोन एज आर्ट। आपका बैट बॉल के अंदर बैट बॉल के अंदर सिर्फ बॉल आएगी, बैट से मारना है, एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, बट आप कितनी अच्छी ढंग से बॉल को हैंडल कर पाते हो, दैट इज नोन एज आर्ट। ठीक है। तो आर्ट इज एनीथिंग जो आपका आपका स्पेसिफिकली पर्सनल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है और वो उसी के बेसिस पे चेंज होता है, इज नोन एज आर्ट। तो साइंस क्या होता है? बेस्ड ऑन साइंस एंड एम्पिरिकल स्किल्स एंड आंसर। साइंस इज एनीथिंग जहां पे ना सेट पैरामीटर्स होते हैं, not only technology, not only principles and rules. Science is anything जहां पे ना प्री गाइडेड रूल्स आपके सेट कर, प्री गाइडेड रूल्स, जो चीज एक पूरी सिस्टम से चलती है, जिसमें मॉडिफिकेशंस और ह्यूमन टच का कोई स्कोप नहीं है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, जहाँ पे हर चीज एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंगली है, प्लस माइनस 1 2 3 4, दैट इज नोन एज साइंस। तो आर्ट इज जहाँ पे पर्सनलाइजेशन हो सकती हैं, साइंस इज जहाँ पे पर्सनलाइजेशन नहीं हो सकती, इससे ज्यादा इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अब हमारा मेन क्वेश्चन इज, क्या अकाउंट्स आर्ट्स है या साइंस है? विद रीजन। Is accounts arts or science? Both. Why? Why money? Why it is arts? Why it is science? सिद्धार्थ, मेरे को बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल सा चाहिए कि अकाउंट्स को मैं आर्ट्स क्यों बोल सकता हूँ। नहीं संज्ञा, ये बुकिश लैंग्वेज सिंपल, बहुत सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा, हिंदी में आंसर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स को मैं आर्ट्स क्यों बोल सकता हूँ? अकाउंट्स में एक ऐसी क्या क्रिएटिविटी होती है, अकाउंट्स में ऐसा कौन सा आपका पर्सनल टच होता है जिसकी वजह से मैं उसको आर्ट्स बोल सकता हूँ? रिकॉर्डिंग के अंदर कोई स्पेशल स्किल्स रिक्वायर नहीं होते, रिकॉर्डिंग के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बस होता है, उसके अंदर सिंपली आपको आंसर पता है लिखना है, दुनिया का कोई भी बंदा होगा सेम आंसर ही आएगा। आपका कोई भी रिकॉर्डिंग के अंदर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा। हाँ, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है तो साइंस हो गया ना, साइंस भी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। समटाइम्स कैन बी चेंज, नहीं नोरा, वो आपका हमेशा है तो चेंज होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी होगा। डबल एंट्री साइंस के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है तो वो तो साइंस हुआ ना। डबल एंट्री जो है, अगर मैं उसको बात करूं तो दैट इज साइंस। मैं पूछ रहा हूँ आर्ट्स क्यों है, वाई अकाउंट्स इज आर्ट्स, तो आप साइंस के एग्जाम्पल दे रहे हो। हम कौन से बेसिस पे बोलेंगे दैट अकाउंट्स इज आर्ट्स? गाइस, एक मिनट, आप एक मिनट होल्ड करें।